बात को एक बार फिर से बनाते हैं। देखो ये है कौन हो गया मेरा सप्लाई वोल्टेज हो गया। अब बात करते हैं कि जो मुख्य वाइंडिंग है उसमें धारा कौन से नेचर की होगी, पश्चिमगामी, क्योंकि कुंडली नुमा चीज है तो ये पश्चिमगामी। मतलब कौन सी वाइंडिंग है ये कौन सी हमारी मुख्य वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, तो इनका प्रभाव थोड़ा सा अग्रगामी नेचर का होगा, तो वोल्टेज थोड़ा सा आगे रहेगी। तो ये कौन सी होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इन दोनों का परिणाम ही कुछ ऐसा नजर आएगा। भाई एक धारा यू है एक यू है, तो इनका परिणाम इनके बीच में होगा, सही है। तो जो परिणामी धारा है एक बार कितने साइड ला दी, चलो कोई फिर से तो कोई दिक्कत नहीं, मैं देखो उससे सुनो मेरी बात को एक बार थोड़ा गहराई से कि स्टार्टिंग धारा है वो वोल्टेज आगे ही रहेगा, वोल्टेज से आगे ही रहेगी धारा। क्यों, किसके कारण, कैपेसिटर के कारण। क्या होता है, अग्रगामी कुंडली नुमा चीज है तो हमेशा कौन सी तरफ रहेगी, पश्चिमगामी। तो दोनों का परिणाम ही आएगा, जो ये लाल वाले लाइन दिखेगी, हाँ या ना। तो देखा जाए तो वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो शक्ति गुणक अच्छा रहेगा कि बेकार, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस मोटर का स्टार्टिंग में भी बला गुण ठीक रहता है और रनिंग में भी, क्योंकि स्टार्टिंग में एक अलग कैपेसिटर काम करता है, रनिंग में दूसरा वाला। स्टार्टिंग में दोनों का ही काम हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट है एक तरीके से, और ये वो कैपेसिटर है जिसका उपयोग हम केवल स्टार्टिंग में। तो बताओ स्टार्टिंग के समय जो कैपेसिटर आता है काम में वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी तुलना में जो रनिंग कैपेसिटर है इसकी तुलना में 10 से 15 गुना क्षमता का होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये हमारे इसके पेपर में भी आया था, क्या नाम है, शायद PSTCL में आया था, मतलब अभी के एक पेपर में आया था कि उसमें बोला था, ऐसे लिखा था C1 स्टार्टिंग कैपेसिटर है, C2 रनिंग कैपेसिटर है, फिर लिखा था इनके बीच में संबंध होता है। तो एक में लिखा था कि C1 है वो C2 की तुलना में 10 से 15 गुना होता है। तो आदतन इसकी रेटिंग जो होती है ना दोस्तों, वो 10 से 20 माइक्रोफेरेड या 30 माइक्रोफेरेड, और ये आदतन 2 या 2.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी का होता है। जैसे कि हमारा फैन होते हैं उनमें भी सिर्फ 2.5 या 3.2 माइक्रोफेरेड के लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट नेचर का होता है, और ये या तो ऑयल प्रकार का होगा या फिर पेपर टाइप का होता है। तो देखो स्टार्टिंग में भी कैपेसिटर है और रनिंग में भी कैपेसिटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बला गुण है वो हमेशा अच्छा रहेगा। लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट का क्या नुकसान था कि उसमें रनिंग स्थिति में बला गुण घट जाता है। सिर्फ स्टार्टिंग में बला गुण और शक्ति गुणांक ठीक होता है, यहाँ दोनों स्थितियों में मामला सही रहेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग बला गुण की बात करूँ तो कैपेसिटर स्टार्ट का ज़्यादा होता है, उससे कम इसका होता है। क्यों साहब, क्योंकि वो हमने लगाए थे 60 से 120 माइक्रोफेरेड क्षमता का, और जो यहाँ लगाते हैं वो 20 से 30 माइक्रोफेरेड का लगाते हैं। तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग बला गुण होता है वो प्रतिरोध स्टार्ट से तो ज़्यादा होता है, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट से क्या होता है, कम होता है। जब सारी मोटरें पूरी हो जाएंगी तो मैं आपको सीक्वेंस लिखाऊंगा कि कौन सी का सबसे ज़्यादा होता है, कौन सी का उससे कम होता है, कौन सी का उससे कम होता है। ये जो 5-7 मोटर है सबका एक साथ लिखा दूंगा, नहीं तो ऐसे पता ही नहीं लगेगा ना। जब एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दूंगा भैया कि ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये घटता हुआ क्रम है। जो मोटर देखने को मिले उसमें से देखो और जवाब कर दो, नहीं तो हर बार के लिए तुम अलग अलग होगी, क्योंकि हर बार ऑप्शन में अलग मोटर आती है कि नहीं आती है। तो सबका मैं ऑर्डर लिखा दूंगा कि कौन सी मोटर में किसका बला गुण कम होता है, उससे ज़्यादा किसका होता है, उससे ज़्यादा किसका होता है। ठीक है भाई। तो इसमें कितने कैपेसिटर, 2। तो इस मोटर का उपयोग वर्तमान में बहुतायत में होने लगा है। पहले जो काम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर करती थी आजकल उसकी जगह इसको प्रेफर करने लगे। पहले जैसे कि आज से 10 साल पहले जो AC लगते थे ना, वहाँ सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट ही हुआ करती थी, और आज चेक करके देखो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर हर काम में लेते हैं। कंप्रेसर में हो गया, एयर कंडीशनर में हो गया, वॉशिंग मशीन में हो गए,
इन सभी जगह कौन सी मोटर को प्रेफर कर रहे हैं आजकल? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग में भी पावर फैक्टर ठीक होता है और रनिंग में भी मीडियम स्थिति का होता है। बनाओ डायग्राम फिर लिखिए। ये बेटा कौन सा स्विच है? अप केंद्रीय है। ये इलेक्ट्रोलाइट नेचर का होता है और ये ऑयल या पेपर प्रकार का होता है। और क्या हो बेटा? हमें लिखूंगा क्या कह रहे हो बेटा? हाँ अखबार में तो बहुत कुछ आ गया, क्या करेंगे आ जाए अखबार में। इसमें अक्टूबर महीना में मतलब जयपुर वाले में वो क्या सर्विस शिफ्ट का बार लगा जयपुर सिटी का लगा हमारे लिए सोने पे सुहागा है ना, जल्दी आ जाए तो ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाएगा 2 की जगह 3 घंटे क्लास कर देंगे। क्यों लोड ले रहे हो? क्या गलत है? हाँ 24 नंबर इंग्लिश का हुआ, किसका पेपर है? अरे तो मैं तो बोल दूं तुम सब ये तो बोलेंगे मैं जाके पढ़ता हूँ। एक तो किसी की व्यवस्था करवा रखी है तो ऐसे कह रहे यार तू सही कह नहीं रहा उनसे, तो मैं यार तुम्हारे पेपर करवा रहा हूँ, मेरे की खोपड़ी खराब करते हो। ये चल रहे हैं ना इसके ओपन स्टेट ओपन वालों के पेपर। मैंने यार एक तो अपने पहचान वाला अपना दोस्त लगा हुआ नौकरी वहाँ पर स्कूल में, उसी में उनका सेंटर है, तो डेली फोन करके परेशान करने लगे। अब ये कह रहा है कि यार वो बताते नहीं है ढंग से, मैं जाऊँगा पेपर देने। ढंग से क्या बताते थे थोड़ा बहुत, अब बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं है, उनको सीधी फोटो कॉपी कैसे करवाएं? हाँ लिखे क्या? लिखिए। अच्छा नहीं बनाएगा, बना लो बना लो। ये उधर वाला डायग्राम पे आजकल थोड़ा ध्यान देना है ना, वो आता है आजकल। ये क्या बोले? हाँ देखो कि सबको बोलो, वोल्टेज को हमने क्या मान लिया? रेफरेंस मान लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये मुख्य वाइंडिंग है, तो मुख्य वाइंडिंग में जाने वाली धारा क्या हो जाएगी? IL। तो मुख्य वाइंडिंग में धारा कौन सी चीज में से जा रही है? कुंडलीनुमा चीज। तो कुंडली या प्रेरक में धारा कैसे नेचर की होती है? पश्चिमगामी। इसलिए जो IM का मतलब है मुख्य वाइंडिंग में जाने वाली धारा कौन सी नेचर की आ गई? पश्चिमगामी। लेकिन हम जानते हैं कि अगर शुद्ध कैपेसिटर ही होता तो एग्जैक्ट 90 डिग्री यहाँ होती, लेकिन प्रभाव किसका भी है? इंडक्टर का भी है। तो इंडक्टर तो पीछे लाएगा, कैपेसिटर आगे ले जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ ये आ गया। भाई अगर शुद्ध ही होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, केवल कैपेसिटर होता, तो ये यहाँ आती कि नहीं आती धारा? 90 डिग्री आगे आती, लेकिन कैपेसिटर अपने प्रभाव को कमजोर करने दे रहा है कैपेसिटर वाले को, इसलिए घट करके यहाँ आ गए। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा होगी और ये मुख्य वाइंडिंग की धारा। हाँ सब बात नहीं समझ में आई? कैप्सिटर आता है ना, पेपर कैप्सिटर स्टार कैप्सिटर मुख्य वाइंडिंग श्रेणी क्रम में आता है, श्रेणी समांतर में आता है। कौन सा वाला? स्थायी कैपेसिटर। स्थायी कैपेसिटर श्रेणी में दिख रहा है? नहीं, मुख्य वाइंडिंग के वाइंडिंग के समांतर में दोनों समांतर एक बिंदु से दूसरा सिरा दूसरे बिंदु। दोनों श्रेणी में होगी। कौन से? स्टार्टिंग वाइंडिंग के। और ये स्थायी कैपेसिटर। अरे ये तो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर लगाए जाते हैं इस प्रकार से। तो ये तो वैसे देखा जाए तो ओरिजिनली सप्लाई के पैरेलल में होता है।
भैया ऐसे ही तो लग रहा है, सप्लाई की तुलना में देखिए तो सप्लाई के समांतर में नजर आएगा, मुख्य वाइंडिंग के भी समांतर में नजर आएगा। तो ये तीनों ऐसे जुड़ रहे हैं, ये सप्लाई हो गई, ये मुख्य वाइंडिंग हो गई, तो डिजाइन मार दी, नहीं तो यूं बढ़ाऊं सीधा तो एक सिरा एक बिंदु से दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, तो इन दोनों को परिणाम में कुछ ऐसा होगा, आया ना भाई, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, कब तुल्य ये इधर ही आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए लाल वाली लाइन ये थोड़ा ही तो पीछे है, इसलिए शक्ति गुणांक ठीक है कि बेकार है, ठीक ही होगा। देखो इस मोटर में दो कैपेसिटर काम में लेते हैं, इस मोटर में दो कैपेसिटर काम में लेते हैं, इस मोटर में दो कैपेसिटर काम में लेते हैं, इस मोटर में दो कैपेसिटर काम में लेते हैं। अगली लाइन से लिखिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होता है तथा इसकी क्षमता 20 से 30 माइक्रोफैरड होती है। इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होता है तथा इसकी क्षमता 20 से 30 माइक्रोफैरड होती है। देखो, रनिंग कैपेसिटर ऑयल प्रकार या पेपर प्रकार का होता है। रनिंग कैपेसिटर ऑयल प्रकार, तो ऑयल प्रकार लिख लो फिर अंग्रेजी में ऑयल टाइप। भाई ऑयल प्रकार नहीं समझ में आया तो लिख लो ना तेल पूरित प्रकार, एक ही बात है, मतलब ऑयल फील्ड है, मतलब ऐसा कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक के रूप में क्या भरी हुई है, ऑयल है ना। रनिंग कैपेसिटर ऑयल प्रकार या पेपर प्रकार का होता है जिसकी क्षमता 2.5 माइक्रोफैरड होती है, अर्थात 2.5 माइक्रोफैरड होती है, अर्थात स्टार्टिंग कैपेसिटर की क्षमता रनिंग कैपेसिटर की तुलना में 10 से 15 गुना होती है। ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? रनिंग कैपेसिटर की तुलना में 10 से 15 गुना होती है, 10 से 15 गुना होती है। देखिए, इस मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण तथा शक्ति गुणांक, इस मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण तथा शक्ति गुणांक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से कम होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से कम होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से कम होता है, लेकिन रनिंग शक्ति गुणांक का मान कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से अधिक होता है। लेकिन रनिंग शक्ति गुणांक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से अधिक होता है। सही है कि नहीं है? वहाँ कैपेसिटर होता ही नहीं है रनिंग में, यहाँ है कि नहीं है? लेकिन रनिंग शक्ति गुणांक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से अधिक होता है। स्टार्टिंग में तो शक्ति गुणांक बलागुण कम है, लेकिन रनिंग में यहाँ कैपेसिटर रह जाता है और वहाँ कैपेसिटर होता ही नहीं है। भाई वहाँ तो शुरू में काम किया, खेल खत्म। यहाँ कैपेसिटर है तो शक्ति गुणांक को थोड़ा तो सुधारेगा, आया ना? चलो लिखो, लिखिए
जैसे ही मोटर की गति तुल्यकालिक गति के समीप पहुंचती, सॉरी, जैसे ही मोटर की गति रेटेड गति का 70 से 80%, रेटेड गति का 70 से 80% पहुंचती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को अब केंद्रीय स्विच की सहायता से हटा दिया जाता है और केवल मोटर रनिंग कैपेसिटर की सहायता से घूर्णन गति करती है। सही है कि नहीं? और मोटर केवल रनिंग कैपेसिटर की सहायता से घूर्णन गति करती है, और मोटर केवल रनिंग कैपेसिटर की सहायता से घूर्णन गति करती है। लिखिए, इस मोटर का उपयोग एयर कंडीशनर, ब्रैकेट में लिख लेना AC, कॉमा रेफ्रिजरेटर, ब्रैकेट में लिख लेना फ्रिज, कॉमा रेफ्रिजरेटर, ब्रैकेट में क्या लिख लेना फ्रिज, कॉमा वॉशिंग मशीन, कॉमा कंप्रेसर, कॉमा आटा चक्की मशीन या आटा चक्की मोटर, कॉमा आटा चक्की मोटर आदि में किया जाता है, आटा चक्की मोटर आदि में किया जाता है। अब इसी की एक अंतिम मोटर और कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट में लगा लिया, स्टार्ट में हटाकर रनिंग में लगा लिया, अब एक ऐसी लगा दी जिसमें परमानेंटली लगा दी। सही है कि नहीं है? तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर या स्थायी संधारित्र मोटर, तो दोस्तों इस मोटर में एक खास बात है परमानेंट कैपेसिटर वाली में। क्या खास बात है कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की डिज़ाइन और रनिंग वाइंडिंग की डिज़ाइन हम इस प्रकार से करते हैं कि वो दोनों स्थिति में ढंग से काम कर सकें, क्योंकि यहाँ कोई स्विचिंग व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर कोई पूछे ना कि ऐसी कौन सी कैपेसिटर मोटर है जिसमें अब केंद्रीय स्विच नहीं लगा होता है, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर। और इसमें जो ये कैपेसिटर होता है या तो तेल पूरित मतलब ऑयल फिल्ड होता है या फिर पेपर टाइप का होता है, और इसकी क्षमता आदतन कितनी होती है 2 या 2.5 माइक्रोफेरेड, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा तो 3.2 या 3.5 माइक्रोफेरेड वाला आता है। हाँ जी, अभी सब में लगे वो चेक करोगे तो आप 2.5 माइक्रोफेरेड का नजर आएगा ना। तो खास बात, इसमें किसी प्रकार का कोई अब केंद्रीय स्विच
नहीं होता है। सभी में अभी तक की जो मोटर पढ़ रहे हैं चौथे नंबर की, सभी का रोटर कैसा होता है? पिंजरा प्रारूपी। तो मैंने शुरू में लिखा दी, सभी प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो कैसा होता है? पिंजरा प्रारूपी। तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्थायी कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटर क्या है? कम क्षमता का है। तो मुझे बताओ इसका स्टार्टिंग बलाव गुण क्या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर से ज़्यादा होगा? कम होगा। लेकिन प्रतिरोध स्टार्टर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अभी तक की अगर मोटरों में पढ़े तो सबसे कम किसका है? प्रतिरोध स्टार्ट बोल दो या स्प्लिट फेज बोल दो। और उससे ज़्यादा किसका होगा? स्थायी कैपेसिटर। फिर उसके बाद में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का, और सबसे ज़्यादा कैपेसिटर स्टार्ट। तो ऐसे एग्जाम में जैसे ऑप्शन मिलेंगे वैसे हम चिपकाते रहेंगे। सही है कि नहीं है? आगे और का पढ़ेंगे तो और का भी बताएंगे, लेकिन अभी पॉइंट टू पॉइंट ही चलना ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे सैडेड पोल। सैडेड पोल मोटर का सबसे बुरा होता है, मतलब वो सबसे घटिया नेचर की है, लेकिन वो छोटे आकार में फेमस है। तो यहाँ पर हम एक परमानेंट कैपेसिटर काम में लेते हैं, जो कि कैसा होता है? या तो तेल पूरी प्रकार का या पेपर प्रकार का, आदतन 2.5 माइक्रोफैरड क्षमता का होता है। तो आपको एक बात आइडिया लग रही हो कि मैं जब भी बोल रहा हूँ वो माइक्रोफैरड में ही मन बोल रहा हूँ, मिली विली में नहीं है। मिली फैरड में होगा तो इतना मोटा होगा, ध्यान रखना। इससे भी ज़्यादा आकार में होगा। और 1 फैरड की बात करो ना, आदमी से नहीं उठे, इतनी क्षमता के होते, 1 फैरड का बढ़ाते नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है 1 फैरड मन, बहुत बड़ा। अगर तुम सिंपल एक तार लो ना और उसको ऐसा गोला बनाओ और उसमें तुमको 1 फैरड की धारिता स्टोर करनी हो, तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? हमारी पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 3 से 4 गुना। क्योंकि अगर पृथ्वी को मैं गोलीय चालक मानता हूँ ना, तो उस पर जो आवेश होता है ना सिर्फ 711 माइक्रोफैरड होता है उसकी धारिता केवल। तो इसमें एक स्थायी कैपेसिटर होता है। इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे? इसका उपयोग हम सीलिंग फैन, छत के पंखे, टेबल फैंस में भी यूज होता है। इसके अलावा इसका उपयोग करता है इंडक्शन रेगुलेटर में। इसके अलावा आर्क फर्नेस कंट्रोल में। कौन सी? मई करने की मशीन होती है ना, हाँ बिल्कुल यार, तुमने कुछ अलग ही वर्ड बोल दिया, मेरे पल्ले नहीं पड़ी। क्या बोला है? मई मई करने की मशीन बना लिया करो, छाछ की भाई मई बोल रहा है। अच्छा वही तो बोल रहा हूँ। एक छोटा सा डायलॉग नहीं सुना मेरा आज क्लास में टाइम नहीं इतना कि नहीं सुना था कि अगर कोई विदेशी डॉक्टर इंडिया में आ जाए ना तो उसको तो बीमारी पता बोलेगी। कैसे वो बोलेगी? 8 सुइयों तर दो शरीर फाटे हुई जावे। ये कौन सी बीमारी हो गई? एक बहुत तगड़ा डायलॉग है, सही बात है बड़ी। विदेशी डॉक्टर की औकात नहीं कि हमारे भारतीय बीमारों का इलाज करते यार कि माँ तो फटे हुई जावे, 50 सुइयों तक जावे। कई बार देखता हूँ मैं, तो भाई ऐसे वर्ड तगड़े होते हैं अपने। लिखो, कई बार तो ऐसे लगता है कि वर्ड पढ़ क्या रहे हैं, सामने वाला बोल क्या। और कभी गलती से देखो जोधपुर साइड में कोई टीचर हो ना और जोधपुरी बोल जाए, तुम्हारे अगर एक लाइन भी समझ में आ जाए तो मुझसे कहने लगे मेरी लाइन समझ में आई। जोधपुरी शुरुआत में ऐसे लगती थी कि अपन तमिलनाडु में हो। मैं जब गया था तब वो स्टाफ बैठता था ना वो एलडीसी लिए, वो बंदा उसमें ही बोलते थे जोधपुरी में, लेकिन मेरे कभी मारवाड़ी समझ में नहीं है। बाद में जाके धीरे धीरे दोस्त पड़े ना, उन्होंने बोला भाई इसको ये कहते हैं, इसको ये। अब बोले कि 7.5 कहते, बोल आड़ी हाथ। अब बोलो क्या समझ में आया आड़ी हाथ तुम्हारे हैं भाई? ऐसा कहा जाता है कि जब मेवाड़ में किसी की, मेवाड़ वाला एरिया इधर को, मेवाड़ मारवाड़ में जब शादी होती है ना, तो जिसको अगर बारात में बुलाना होता है ना तो उसको क्या दिया जाता था? साबुन। क्या दिया जाता था? वो साबुन। तो साबुन। अब वहां के लोग पूरा तो बोलते नहीं है साबुन में से, तो नहीं तो क्या हो गया? गायब। तो क्या बोलते हैं? साबु। तो जिसको साबु, और सह को क्या बोलते हैं? वहाँ है। सह को क्या बोलते हैं? वहाँ है। तो क्या बोलते हैं? हाबू। कि मतलब कि जिसको शादी में रहने के लिए, मतलब किसी को जिसको हाबू दिया है। हाबू देने का क्या मतलब है? कि जिसको साबुन दिया, मतलब कपड़े धो जाकर निकलते हैं ना रहना।
तो कभी गलती से आपने आपके दोस्त को मान लो इन्विटेशन में के टाइम पर हाबू दिया नहीं, तो बोलेगा फिर कुछ दिन बाद में यार तो ऐसे केस करता है कि मेरी बारात में नहीं आया, तो हाबू दिया। बहुत तगड़ा है। तुमको भी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है तुमने? मैं पढ़ा हूँ, बहुत कुछ पढ़ा हूँ मैंने पिछले 4-5 महीने में। उम्मीद भवन है, उम्मीद हॉस्पिटल वहाँ उम्मीद भवन भी है, उम्मीद हॉस्पिटल भी है, दोनों ही। उम्मीद पैलेस भी है। वहाँ से जीटी से जो गणेश टेम्पल है उससे बिल्कुल सामने ही है, पीछे की तरफ। हाँ फेमस। अभी भी अच्छा है स्कूल की तरह। हाँ। हम पेपर देखे आए थे। लिखिए इस मोटर में अब बनाए नहीं बाद में बनाना। इस मोटर में अब केंद्रीय स्विच नहीं होता है, तो आपको सुनने में लगा हुआ था। इस मोटर में अब केंद्रीय स्विच नहीं होता है, अर्थात मुख्य वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों समान क्षमता की बनाई जाती है। सही बात है कि नहीं है? अर्थात मुख्य वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों समान क्षमता की बनाई जाती है, समान क्षमता की बनाई जाती है, समान क्षमता की बनाई जाती है। समान क्षमता की बनाई जाती है। अगली लाइन से लिखिए इस मोटर का बलागुण तथा शक्ति गुणांक, इस मोटर का बलागुण तथा शक्ति गुणांक इस मोटर का बलागुण तथा शक्ति गुणांक स्प्लिट फेज मोटर ब्रैकेट में लिख लेना प्रतिरोध स्टार्ट मोटर, स्प्लिट फेज मोटर ब्रैकेट में लिख लेना प्रतिरोध स्टार्ट मोटर से अधिक होता है। स्प्लिट फेज मोटर या ब्रैकेट में लिख लेना प्रतिरोध स्टार्ट मोटर स्प्लिट फेज मोटर से अधिक होता है, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर से कम होता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर से कम होता है, देखिए इस मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। अब एक बार देखा जाएगा तो परमानेंट है, लेकिन नाम तो स्टार्टिंग में बोला जाएगा वाइंडिंग का नाम। ऐसा मत समझ लेना कि रनिंग में काम नहीं करेगी, रनिंग में भी काम करेगी, लेकिन क्या नाम बोला गया? स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है ना? इस मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इस मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में 2.5 माइक्रोफेरेड मतलब 2.5 2.5 माइक्रोफेरेड क्षमता का तेल पूरित मतलब ऑयल फिल्म, तेल पूरित या पेपर प्रकार का संधारित्र काम में लेते हैं। 2.5 माइक्रोफेरेड क्षमता का तेल पूरित मतलब ऑयल फील्ड या पेपर संधारित्र काम में लेते हैं, लिखिए इस मोटर का उपयोग छत के पंखे, अंग्रेजी में लिखना चाहो तो सीलिंग फैन, सबको आता है यार, इतना बावड़ा तो कोई भी नहीं। छत के पंखे, ब्लोअर, टेबल फैन,
कॉमा इंडक्शन रेगुलेटर, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क कंट्रोलर, आर्क मतलब जो अपने वो आग वाला जो सिस्टम चलता तो है आर्क कंट्रोलर, हाँ हाँ वो आर्क कंट्रोल, आर्क कंट्रोलर, आर्क है ना ARC, आर्क कंट्रोल आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। हमने 4 मोटर पढ़ी, इनमें से एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो हर मोटर में पूछता है, वो सुनो। सर ऐसा कौन सा कॉमन क्वेश्चन है जो आपने अभी तक चर्चा नहीं किया? भाई मैंने चर्चा अभी तक नहीं किया। क्वेश्चन कॉमन आता है, बोलेगा कि स्प्लिट फेज मोटर की घूर्णन की दिशा को उल्टा कैसे करें, फिर बोलेगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूर्णन की दिशा को कैसे उल्टा करें, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की घूर्णन की दिशा को उल्टा कैसे करें, और स्थायी कैपेसिटर मोटर की घूर्णन की दिशा को कैसे उल्टा करें। तो क्या तरीका है कि या तो आप कौन सी वाइंडिंग के टर्मिनल बदल लो, स्टार्टिंग वाइंडिंग के, या फिर रनिंग वाइंडिंग। अगर दोनों के टर्मिनल बदल दो या सप्लाई के टर्मिनल बदल दो तो कुछ उखड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखना। या तो केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग या केवल रनिंग वाइंडिंग, दोनों का बदलने पर और सप्लाई का बदलने पर कुछ उखड़ेगा क्या? कुछ उखड़ने वाला नहीं है। तो अगर वो कहते कि दोनों को बदल दिया जाए, अगर वो यूँ कहते कि यदि किसी सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल और रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल दोनों बदल दिए जाए तो मोटर की घूर्णन की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे कह दे कि यदि मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन केवल स्टार्टिंग के बदल दे तो घूर्णन की दिशा उल्टी, और केवल रनिंग के बदल दे तो घूर्णन की दिशा उल्टी। तो अभी जो मैं नोट करके लाइन लिखाऊंगा ना, ये चारों की चारों मोटर पे लागू होगी। ऐसा नहीं कि कोई सबके लिए अलग अलग लॉजिक है, सब में एक ही है जी। ये कई जगह आ गया, जड़ कितनी बार आ गया, लिखो नोट करके। तो ध्यान रखना ये चारों के लिए है, ऐसा नहीं कि गुरुजी ऐसे कैसे कर रहे हो आप, अलग अलग में क्यों नहीं लिखा है। तो ये कॉमन बात थी तो कॉमन लिखा देते ना, क्या दिक्कत है? लिखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति को निम्न प्रकार से विपरीत मतलब उल्टा, ब्रैकेट में लिख लेना उल्टा, निम्न प्रकार से विपरीत किया जा सकता है। मतलब विपरीत का मतलब बेटा रिवर्स करना ना, उल्टे करने से, पहले ऐसे घूम रहे तो उल्टे। अब उल्टे का मतलब ये नहीं मोटर ऐसे उठा करके ये पड़ जाएगी, ऐसे बढ़ने वाला कोई सिस्टम नहीं है। पहला लिखो, पहला केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदल के, केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदल कर भाई इंटरचेंज करना है। बदलने का मतलब क्या है? इंटरचेंज। दूसरा लिखो इसमें केवल रनिंग वाइंडिंग, और रनिंग वाइंडिंग ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? मुख्य वाइंडिंग। केवल रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है बेटा? मुख्य वाइंडिंग। केवल रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को विपरीत करके या बदल कर, ठीक है ना। अब ये तो हो गए। अब लिखो यदि, अगली लाइन से, यदि स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग, यदि स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग दोनों के टर्मिनल को विपरीत कर दिया जाए तो
या बदल दिया जाए मतलब दोनों के टर्मिनल को बदल दिया जाए तो मोटर के घूर्णन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोटर के घूर्णन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोटर के घूर्णन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। घूर्णन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक लाइन और लिखो, यदि सिंगल फेज प्रेरण मोटर के सप्लाई टर्मिनल बदल दिए जाए तो, यदि सिंगल फेज प्रेरण मोटर के सप्लाई टर्मिनल बदल दिए जाए तो, यदि सिंगल फेज प्रेरण मोटर के सप्लाई टर्मिनल बदल दिए जाए तो, सप्लाई टर्मिनल बदल दिए जाए तो, बदल दिए जाए तो मोटर की घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। बदल दिए जाए तो मोटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। मोटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। तो चारों मोटरों में अगर मैं बलागुण के हिसाब से देखूं तो सबसे कम किसका कैपेसिटी, सॉरी स्प्लिट फेज वाली का सबसे कम बलागुण किसका है, स्प्लिट फेज। उसके बाद में परमानेंट कैपेसिटर, उसके बाद में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, और सबसे लास्ट में कैपेसिटर स्टार्ट। ठीक है ना। तो चारों को कई बार पूछ रहे थे, इतनी बात तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो ये तो कौन सी हो गई बेटा, स्प्लिट फेज वाली। इस सिंगल फेज को आंशिक रूप से दो फेज बना दिया गया है। अब बात करते हैं कि अगर मैं पोल में तोड़ दूं तो कुछ होगा क्या, तो बिल्कुल होगा। तो वो कौन सी है, सैडेड पोल मोटर। सैडेड पोल मोटर, इसी को हिंदी में कहते हैं छायांकित मोटर या छायांकित ध्रुव मोटर। देखते हैं कैसे छाया पड़ती है, कैसे नहीं पड़ती है, इस चीज को आप एक बार देखो। थोड़ी देर ध्यान यही होना चाहिए, सब कुछ समझ में एक बार में आ जाए। ये कौन सा भाग है बेटा, ये हमारी मशीन में क्या पड़ता है, ऐसा पोल पड़ते हैं कि नहीं बनते हैं। तो ये ध्रुव वाला हिस्सा, ठीक है, ये पोल वाला भाग है। ओके, तो इस पोल वाले भाग में हमें यहाँ कौन सी सप्लाई दे रहा है बेटा, एक बार ये देखिए, एसी सप्लाई दे रहा है। एसी सप्लाई में नोट करो, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। मुझे बताओ ए से बी तक परिवर्तन हो रहा है, तेजी के साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सी से डी में भी तेजी के साथ में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर बी और सी के बीच में देखा जाए तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन नगण्य हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन थोड़ा ही हो रहा है। तो मुझे बताओ ए से बी तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? सुनो मेरी बात, कि मैंने किसी प्रकार का कुछ भी काम नहीं किया तो पूरी की पूरी बल रेखा इस प्रकार से निकलती कि नहीं निकलती? तो फिर तो मोटर घूमेगी नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो, मैं जो अपना पोल वाला हिस्सा है ना, इसको थोड़ा सा काट दो, पोल वाले हिस्से में थोड़ा सा तो छेद कर दिया, ये पूरा पोल है, इसको काट दिया, इतना सा ही कटा हुआ हिस्सा अलग हुआ, जैसे कि कोई भी चीज है, ये है, इसको इतना सा काट दिया मैंने, तो ये इधर का भाग अलग है, इधर का भाग अलग। और अब ये इतनी सी जगह है कि नहीं? इस जगह में मैं क्या पहना देता हूँ, इसको शादी के लिए बातचीत कर रहा हूँ, मुझे पहना दूँ, कोई दिक्कत है नहीं? हाँ या ना बेटा, एक रिंग नुमा चीज, एक कुंडली नुमा चीज,
एक तांबे की सेटिंग रिंग पहना दी। ओके, हाँ जी। अब देखो बिंदु ए से बी तक फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब ये फ्लक्स आएगा तो फ्लक्स बदलेगा, तो इस रिंग में के द्वारा फ्लक्स को काटा जाएगा। हाँ या ना यार, मैंने आपको यही पढ़ा है कि जब किसी चालक तार या कुंडली के द्वारा फ्लक्स को काटा जाए तो उस चालक तार या कुंडली में क्या पैदा होता है, ईएमएफ। तो बताओ इस कॉपर रिंग में ईएमएफ पैदा होगा या नहीं होगा। सर क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है। होगा कि नहीं होगा, नहीं यार अपन फिलहाल समझ में भाई, जब जब फ्लक्स चेंज होगा ए से बी तक देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, यहाँ 0 है यहाँ कुछ और मान आ गया। तो जब फ्लक्स बदलेगा तो इस वाइंडिंग में क्या पैदा होगा, ईएमएफ। अब वाइंडिंग खुद अपने आप में क्या है, बंद है। तो जब ये बंद है तो इसमें खुद ही क्या आएगी, धारा, और धारा आएगी तो खुद का फ्लक्स भी आएगा। तो वो किसका विरोध करेगा, उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो बताओ ए से बी वाली स्थिति में क्या ये फ्लक्स को इधर से गुजरने देगा, नहीं गुजरने देगा। क्या कहेगा, निकल ले टू जी। तो अब मुझे बताओ कौन से वाले हिस्से में फ्लक्स का घनत्व ज्यादा होगा, ये वाले अछायांकित भाग में। ये कौन सा वाला, अछायांकित। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनसेडेड। और ये वाला कौन सा है, छायांकित। तो अब मुझे बताओ कि छायांकित वाले भाग में जा भी रहेंगी तो वो गलती से कोई बहुत कम जा रही होंगी। तो इस वाले एरिया में बल रेखाएं क्या ज्यादा है और इस वाले में क्या कम है। अब चलो, अब देखो बी से सी तक, बी से सी तक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है लेकिन नहीं के बराबर। जब नहीं के बराबर परिवर्तन होगा तो इसमें ईएमएफ भी नहीं के बराबर ही पैदा होगा, और जब नहीं के बराबर ईएमएफ होगा तो धारा भी नहीं के बराबर, तो विरोध भी नहीं के बराबर। सही है कि नहीं है। तो अब मामला कैसा हो जाएगा, इधर देखना तो ऐसा ही होगा बेटा। किताब में खोपड़ी मार के रह जाओगे ना तो समझ में नहीं आएगा। कुछ चीजें होती है जो सिर्फ लॉजिकली अपन पढ़ते हैं ना तो ही समझ में आती है। लेकिन तुम किताब में देखो वो छायांकित करता ही रहता है। तो ये वाला मैटर कब है, ए बी वाला है। कब है बेटा ये, ए बी। और आप कौन सा ले रहे हैं, बी सी वाले भाग में परिवर्तन भी नगण्य है कि नहीं है भाई। यहाँ से यहाँ तक लगभग एक जैसा ही नजर आ रहा है। तो यहाँ विरोध भी कम होगा तो लगभग पूरा का पूरा फ्लक्स एक जैसा ही निकलेगा, हाँ या ना निकलेगा। अब देखो सी डी, अगर जब मैं सी डी वाले एरिया की बात करूंगा तो जस्ट पहले के क्या हो रहा था, उल्टा। जस्ट पहले के उल्टा हो रहा है। तो जिस एरिया में विरोध हो रहा होगा उसमें क्या होगी, मदद, और जहां पर मदद हो रही होगी वहां क्या होगा, विरोध। तो मुझे बताओ यहाँ पर ए से बी तक छायांकित भाग में ज्यादा माल था, तो अब अछायांकित वाले में माल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और छायांकित वाले में बढ़ जाएगा। क्योंकि जस्ट पहले की विपरीत कंडीशन है कि नहीं है। जब ए बी वाला था तो अछायांकित में ज्यादा था, अब इसका जस्ट उल्टा ही तो हो रहा है। इस तरफ बढ़ रहा होगा तो इस तरफ उल्टा गिर रहा होगा। तो अब किस तरफ बल रेखाएं बढ़ जाएंगी, कौन सी तरफ ज्यादा आ जाएंगी, छायांकित भाग। इस वाले एरिया में क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो ये कौन सा एरिया, सी डी। तो मुझे बताओ सबसे कोई भी है चीज वो अधिक से कम की ओर दौड़ाता है कि नहीं दौड़ाता है, उच्च दाब से कम दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, कोई भी चीज हो इसी प्रकार से फ्लो होता है। तो जहां पर बल रेखाओं का घनत्व तो ज्यादा होगा उससे कम की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ या ना। तो हमारी ये जो सैडेड पोल मोटर है वो कहां से कहां घूमेगी, अछायांकित भाग से छायांकित भाग। ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है कि सैडेड पोल मोटर के घूर्णन की दिशा क्या होती है, तो अनसैडेड रीजन से सैडेड रीजन की ओर, मतलब अछायांकित क्षेत्र से छायांकित क्षेत्र की ओर। तो क्या इस मोटर के घूर्णन की दिशा को उल्टा किया जा सकता है क्या, तो जवाब आएगा साहब संभव नहीं है। नहीं सर मुझे तो करना ही है, करना तो है फिर इलाज है। तो फिर कितनी सेडिंग रिंग काम में लो, 2 लेग काम में लो, एक यहाँ लगाओ और एक यहाँ लगाओ, और कितने स्विच लगाओ, 2 स्विच लगाओ। अब तुम्हारी इच्छा है कि इस तरीके से घूमे
तो इस स्विच को बंद रखो, इसको खोल दो, तो खोलने का मतलब है छायांकित पड़ जाएगा। अरे बेटा ऐसे हो जाएगा, समझो मेरी बात। देखो मैं क्या कर लेता हूँ, 2 स्विच लगा देता हूँ, मतलब 2 वाइंडिंग बना दी है, 2 स्विच है। अब इसको इस तरीके से घुमाना है तो शुरू में इसको बंद कर दूँ, इसको क्या कर दूँ, खोल दूँ, और उल्टा घुमाना है तो इसको यूं कर दूँ, इसको खोल दूँ। सही है कि नहीं है? तो यदि कोई डायरेक्ट पूछे कि सैडेड पोल मोटर के घूर्णन की दिशा उल्टी की जा सकती है तो जवाब आएगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सैडेड पोल मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे उल्टी की जा सकती है, तो 2 स्टैंडिंग रिंग के द्वारा, ठीक है ना। कैसे कि उनमें कितने स्विच लगाने पड़ेंगे, 2। तो कोई पूछे कि यदि सैडेड पोल मोटर के घूर्णन की दिशा उल्टी करनी हो तो कितनी स्टैंडिंग रिंग चाहिए, 2 स्टैंडिंग रिंग चाहिए, और उसमें कैसे घुमाना है वो हमारे स्विचिंग पे निर्भर करेगा। क्लियर है दोस्तों? अभी तक की जो मोटर पड़ी है ना, उन सब में सबसे बेकार कौन सी है, सैडेड पोल मोटर, ठीक है। इसका दक्षता सबसे कम, आदतन 5 से 35%, या यूँ कह सकता हूँ 40% से कम, 5 से 35 से 40 से कम में होते मेरे हिसाब से, मेरी जो गणित पढ़ा पाता हूँ, तो 40% से कम, बल आगुण सबसे कम, शक्ति गुणांक सबसे कम, दक्षता सबसे कम। फिर भी इस मोटर का उपयोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये छोटे आकार में सबसे उपयुक्त है। आदतन 5 वाट से लेकर के 125 वाट रेटिंग तक में ये फेमस है। तो ये आकार में क्या होती है, छोटी होती है, बस इसका ये फायदा है। तो जो बच्चों के खिलौने उसमें छोटे हेयर ड्रायर होते, बाल सुखाने वाले आते हैं कि नहीं आते, वीआईपी लोगों के यूँ बाल, मैं कि भाई सुबह सुबह मैडम ना करके आइए, ऑफिस जाने का है तो बाल सुखा के जाइए, अभी तो नहीं कि बाल गीले हो रहे हैं कि लो रुमाल बांध के ऑफिस जा रही है, नहीं। तो हेयर ड्रायर्स आते हैं ना, बाल सुखाने वाला, स्लाइडिंग प्रोजेक्टर्स होते हैं, काय बिना या स्थापना कसं करतात जो होता त्या स्थापना कसं करतात कोणत्या मचा द्यावी ती बरोबर सगळी सगळी लोटे काही नाही थारी बस असं म्हणतो हावी माई ठीक है। तो इसका उपयोग हम बच्चों के खिलौने, स्लाइड प्रोजेक्टर, इसके अलावा घड़ी हाँ विद्युत घड़ी, बिल्कुल क्लॉक, विद्युत घड़ी, छोटी फोटोकॉपी मशीन, मतलब स्मॉल कॉमर्शियल मशीन, छोटी व्यापारिक मशीन, जैसे फोटोकॉपी मशीन व्यापार में काम में आ रही है कि नहीं आ रही है, धंधा ही तो कर रहे हो। अब ये तो है कि समाज सेवा करें, फोटोकॉपी करा के ले जाओ, मैं पूरा कार्बन का खर्चा मैं उठाऊंगा, आप तो सिर्फ फोटोकॉपी कराओ, ऐसी कोई बातें तो नहीं करता है वो सामने वाला, नहीं। तो इन सभी जगह कौन सी मोटर को प्रेफर करते हैं, सैडेड पोल, स्लाइडिंग प्रोजेक्टर्स हो गए, फोटोकॉपी मशीन हो गई, बच्चों के खिलौने हो गई, और इलेक्ट्रिक क्लॉक हो गई, विद्युत घड़ी हो गई, इन सभी जगह कौन सी मोटर प्रेफर करते हैं, ठीक है। लिखे बेटा इसके बारे में। ये इन मोटरों में देखा जाए तो पूछने के हिसाब से ज़्यादा उपयोगी है, ऐसे बेकार है लेकिन ऐसे काम की एग्जाम की दृष्टि से काम किया, हमको तो उससे मतलब है चाहे कितनी बेकार हो। इसके अलावा अगर कभी देखा हो तो कंप्यूटर के जो फैन आते हैं ना, कंप्यूटर कंट्रोल, पीछे की तरफ आते तो है वो छोटे से कंट्रोलिंग बॉल, एसएमपीएस में जो फैन आते हैं वो सारे, भाई इतनी औकात वाली छोटी होनी चाहिए ना, वो मोटर लगा तो फिर कंप्यूटर इस साइज में जाएगा। लिखो, बनाओगे इसको, मुझे जरूरत नहीं है, लिखिए। लिखिए इस मोटर में पोल को, पोल मतलब ध्रुव ना, इस मोटर में पोल को 2 भागों में, इस मोटर में पोल को 2 भागों में, पोल को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। पोल को 2 भागों में विभक्त का मतलब बांट देते हैं, काट देते हैं, 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, तथा एक भाग पर तांबे की
रिंग लगा देते हैं जिसे शेडिंग रिंग कहते हैं। सही है कि नहीं है? तांबे की रिंग, रिंग का मतलब समझ लो कुंडलीनुमा चीज है ना, रिंग लगा देते हैं जिसे शेडिंग रिंग कहते हैं, जिसे शेडिंग रिंग कहते हैं, जिसे शेडिंग रिंग कहते हैं, जिसे शेडिंग रिंग कहते हैं। अगली लाइन से लिखिए, शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर अछायांकित, अंग्रेजी में लिख लेना अनशेडेड, अछायांकित क्षेत्र, अछायांकित क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अनशेडेड रीजन। अछायांकित क्षेत्र, अछायांकित क्षेत्र से, अछायांकित क्षेत्र से, अछायांकित क्षेत्र से, अछायांकित क्षेत्र से छायांकित क्षेत्र की ओर, अछायांकित क्षेत्र से छायांकित क्षेत्र की ओर। वैसे अंग्रेजी में लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अनशेडेड रीजन से शेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन से शेडेड रीजन की ओर, अछायांकित क्षेत्र से छायांकित क्षेत्र की ओर घूर्णन गति करती है, और घूर्णन गति करती है। अगली लाइन से लिखिए, शेडेड पोल मोटर की, देखो ये मैग्नेट है अगर पता होगा तो, इस तरह वो लगा रखा हुआ एक लोहे का टुकड़ा, ये करो देखो इस टाइप चिपक जाती है आगे। पहले लोग वो नीचे की तरफ जो लगाए थे नहीं, ये रोक करके लकड़े वाला वो लकड़ी का था वो यूं करके, उससे क्या नीचे फर्श खराब हो जाती है, इससे खराब होने के चांसेस नहीं होते। ये भी तो मैग्नेट ही है, उस लोहे के टुकड़े की चिपक जाती है। और क्या है? शेडेड पोल मोटर के घूर्णन की दिशा को विपरीत नहीं किया जा सकता है। शेडेड पोल मोटर की घूर्णन की दिशा को विपरीत नहीं किया जा सकता है, ताकि से हम पीछे को लग नहीं जाए, ध्यान रखना। बिल्कुल सिर के ऊपर है, जैसे थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ ना तो पूरा छेद होगा आसपास। हाँ, क्योंकि उठते समय ध्यान नहीं रहता, जोश में रहता है। घूर्णन की दिशा को विपरीत नहीं किया जा सकता है यदि शेडेड पोल मोटर की घूर्णन की दिशा को विपरीत करना हो तो, यदि शेडेड पोल मोटर के घूर्णन की दिशा को विपरीत करना हो तो, घूर्णन की दिशा को विपरीत करना हो तो, घूर्णन की दिशा को विपरीत करना हो तो दो शेडिंग रिंग काम में लेते हैं। कितनी शेडिंग रिंग? दो शेडिंग रिंग काम में लेते हैं, दो शेडिंग रिंग, दो शेडिंग रिंग काम में लेते हैं। तो इनको अगर दो शेडिंग रिंग काम में लेते हैं, इसमें दो स्विच भी काम में लेते हैं ना, तो समझ गए होंगे आप, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अगली लाइन से लिखिए, शेडेड पोल मोटर की दक्षता, शेडेड पोल मोटर की दक्षता 5% से 35% के मध्य, ब्रैकेट में लिख लेना कमल के मध्य, 5% से 35% के मध्य होती है। अगली लाइन से लिखिए, इस मोटर का बल आघूर्ण तथा शक्ति गुणांक, इस मोटर का बल आघूर्ण तथा शक्ति गुणांक, इस मोटर का बल आघूर्ण तथा शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक अन्य मोटरों से कम होता है, अन्य मोटरों से कम होता है
देखिए, यह मोटर आकार में छोटी होती है, यह मोटर आकार में छोटी होती है तथा 5 वाट से 125 वाट रेटिंग की बनाई जाती है। अब 5 की जगह कुछ बुक वाले 3 भी लिख देते हैं और 125 की जगह 150 भी लिख देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह मोटर आकार में छोटी होती है तथा 5 वाट से 125 वाट रेटिंग तक बनाई जाती है। 5 वाट से 125 वाट रेटिंग तक बनाई जाती है। देखिए, इस मोटर का उपयोग बच्चों के खिलौने, इस मोटर का उपयोग बच्चों के खिलौने हेयर ड्रायर विद्युत घड़ी, फोटोकॉपी मशीन या जेरोक्स मशीन लिख लो, ये बात है ना, फोटोकॉपी मशीन, स्लाइडिंग प्रोजेक्टर, विज्ञापन डिस्प्ले, कंप्यूटर कंट्रोल फैन, कंप्यूटर कंट्रोल फैन, और एक कंप्यूटर नियंत्रण फैन आदि में किया जाता है। तो आप देख रहे हो अनुप्रयोग भी ज्यादा नजर आए कि नहीं नजर आए औरों की तुलना में। कंप्यूटर कंट्रोल फैन आदि में किया जाता है। और भी अनुप्रयोग हो सकते हैं, मैंने लिखा है 7-8 ही नहीं, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लाइट चली जाएगी तो थोड़ी तो बंद ही हो जाएगी। जी, हो जाएगी तो हो ही जाएगी। इसका टाइम तो वैसे तो इन सब चीज़ों के लिए परमानेंट सप्लाई दी रखते होंगे। अपने तो रेलवे की घड़ी है, वो रेगुलर ही तो चलती रहती है। उसमें कभी तुमने टक टक करते हुए देखा है क्या? कभी नहीं होता, वो रेगुलर ही चलती है। कभी जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर देख लेना, हाँ वो भी लकड़ी वाली सुई, पता नहीं क्या है। वो तो सुई तो कैसी भी लग सकती है, लेकिन अपने जो रेलवे की जो भी घड़ी है ना, जाके देखना ये रेगुलर घूमती, कभी भी ऐसे नहीं चलती नहीं, रेगुलर घूमने गति करती है। जाके देख लेना, मैं तो सब जगह लगभग रेलवे स्टेशनों में चेक किया हुआ है, रेगुलर ही चलती है। अरे रेलवे स्टेशन के बाहर देखना, ये वैसे घूमती हुई नजर आएगी यार। ज्यादा भी नहीं तो मैं जोधपुर रेलवे स्टेशन पे अच्छे ढंग से देखी है, बाहर लगी हुई है, खूब दिख रही है, मोटी मोटी। ज्यादा भी नहीं तो इतनी चौड़ी तो है, यूं इस साइड दूर से दिखती है। चलो दूसरा 1:30 को बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बजे से है तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 2:05 में, अरे 2 बजे यहाँ ही टेंशन बोलो तो निकल जाएगी तो देखेंगे, फिर निकलेगी नहीं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे यहाँ। अरे यार समझिए, 2 बजे आती, मतलब 2:10 का टाइमिंग है उसका मौका। लेकिन मान लो फिर भी 2 बजे भी आ जाए तो हम 2 बजे पहुंच जाएंगे। और सरसों रख रखी है ना किस चीज में व्यवस्था में, मैं कुछ नहीं लेके आया। मैंने बच्चों के बैग लेके आया तो मेरे एक जोड़ी कपड़े थे, इसी में डाल दिए। मैंने यार कौन बैग खींचेगा फालतू, मुझसे जोर आता है वैसे।
कल छुट्टी है, कल आराम करके एक दिन हो गए, फिर थक गया होगा। छुट्टी कुछ ज्यादा करता है इसलिए बोला है मैंने। परसों से फिर शेड्यूल टाइम दे रहेगी आपकी, जो शाम की टाइम। तो अब बात करते हैं बेटा इसके बारे में। अभी तक कौन सी मोटर पढ़ी थी? इंडक्शन मोटर। अब सिंक्रोनस पढ़ रहे, सिंगल फेज सिंक्रोनस पढ़ रहे हो, 3 फेज सिंक्रोनस नहीं पढ़ रहे हो, चिंता मत करो। अभी नया टॉपिक नहीं है, अभी तो 7-8 मोटर और पढ़नी है, ठीक है। अभी स्पेशल मोटर में 5-6 मोटर और भी पढ़नी है। जैसे कि ये हो जाएगी हिस्टेरेसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, फिर पढ़ेंगे हम उधर रिपल्सन मोटर के बाद। कोई स्टार्टिंग वाइंडिंग खोल दिया जाए या रनिंग वाइंडिंग खोल दिया, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अरे स्टार्टिंग वाइंडिंग खोल दोगे तो मेन वाइंडिंग पे तो हमेशा ही चलती है, घूमेगी नहीं, तुम घुमा दो चलती रहे। मेन वाइंडिंग हो गई तो थोड़ी देर बाद जल्द जल्द करके राख हो जाएगी। भाई स्टार्टिंग वाइंडिंग का नाम ही स्टार्टिंग है कि उसको थोड़ी देर भी अगर चालू रहेगी तो खराब हो जाएगी। और हमेशा 100 में से 99% केस में हमारी मोटर चलती किस पे? रनिंग वाइंडिंग पे चलती है। या वो उस टाइप के दूसरे बढ़ते नहीं है, इसलिए कि वो सब जानते नहीं, ऐसा कोई चक्कर होता नहीं है। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में कुछ अलग खूबियां है, तो सबसे ही अलग कोई मोटर में नहीं मिलेगा ऐसा देखने को। तो इनमें कि ये वो सिंगल फेज मोटर होती है जो हमेशा कौन सी गति पे चलती है? तुल्यकालिक गति। मतलब कि इनके घूर्णन की दिशा चेंज नहीं हो सकती, ये हमेशा सिर्फ एक ही गति पे चलेगी। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में एक बात तो ये हो गई कि हमेशा तुल्यकालिक गति पे घूर्णन गति करती है, लोड के अनुसार इनकी गति कम ज्यादा नहीं होती है। या तो चलती रहेंगी और ओवरलोड हो गई तो डायरेक्ट बंद ही होगी, बीच वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। कि ऐसा नहीं कि लोग थोड़ी बहुत देर सहन कर ले रहे भाई क्या हो गया, नहीं। वो बोलता है 5 किलो वजन उठाना 5, अगर 5 किलो और 10 ग्राम भी करते हैं सीधे नीचे गिरेगी, तो ये ओवरलोड की स्थिति में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बंद। सिंगल फेज जो सिंक्रोनस मोटर होती है बेटा, इनके रोटर पर कोई वाइंडिंग ना ही कोई छड़काम में लेते हैं, न ही कोई वाइंडिंग काम में लेते हैं। ध्यान रखना, बोलिए ऐसे कैसे हो सकता है? रोटर पे किसी प्रकार की न कोई वाइंडिंग न कोई सप्लाई, कुछ नहीं। ये बोलते ना कि ये जब आदमी पैदा होता है ना वैसे का वैसा है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। 3 फेज में रहता भी। देखो इधर क्या लिखा था इसका नाम, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर पढ़ रहा है, चूक हो रही है दिमाग में, ठीक है। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है रिलक्टेंस मोटर, हिंदी में क्या कहते हो? और दूसरी सुनो, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर चाहे वो रिलक्टेंस हो चाहे हिस्टेरेसिस हो, दोनों की मोटर के रोटर पर न तो किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग होती है, न ही किसी प्रकार की कोई छड़ होती है, और न ही किसी प्रकार की कोई सप्लाई दी जाती है। मतलब रोटर है वो एकदम क्या है, प्योर, अलग ही पड़ा हुआ है। तो बेटा जो रिलक्टेंस मोटर है इसमें क्या होता है, तो ये निम्न रिलक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। सर निम्न रिलक्टेंस का क्या मतलब है? हमारे खोपड़ी में पल्ले नहीं पड़ी। चलो इधर देखो, तो यहाँ सिंगल फेज स्टेटर की वाइंडिंग हो जाएगी। इसका जो रोटर होता है वो कैसा होता है? ऐसी संरचना कहलाती है सैलिएंट पोल, या बोलते हैं ध्रुव है वो थोड़े से क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में गैप क्या लग रहा है? कम। और यह गैप क्या लग रहा है? ज्यादा।
फिर यहाँ गैप क्या है, कम, और ये क्या है, ज़्यादा। यहाँ क्या है, कम, और ये क्या है, ज़्यादा। अरे गैप का मतलब वायु अंतराल है कि नहीं है, ये चीज़ें बीच बीच में ऐसे करके आई है। तो यहाँ पर गैप मैं ऐसे देखना चाहूँ तो यहाँ पर तो गैप कम है, लेकिन इन दोनों के बीच में देखा जाए तो गैप ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो ये जो पोल है ये उभरे हुए होते हैं, इसलिए कोई कई बार पूछ लेता है कि रिलक्टेंस मोटर का जो रोटर है वो कैसा होता है, तो सैलिएंट प्रकार का होता है, उभरे हुए नेचर का होता है। तो बेटा अगर जहाँ पर वायु अंतराल कम होगा तो रिलक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, और जहाँ वायु अंतराल ज़्यादा होगा तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। तो मुझे बताओ, ये अगर कोई फ्लक्स यहाँ है तो ये कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ, फिर ये वापस से यहाँ, उस वापस से यहाँ, मतलब थोड़ा सा घूमेगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा। ये कौन सा स्थान ग्रहण करना चाहेगा, ज़्यादा रिलक्टेंस वाला या कम रिलक्टेंस वाला, कम रिलक्टेंस वाला। तो जो रिलक्टेंस मोटर होती है वो लॉ रिलक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है, अर्थात हमारी मोटर घूम करके कहाँ जाना चाहती है, लॉ रिलक्टेंस वाले। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ आएगा, फिर बढ़ गया, फिर यहाँ आएगा, फिर बढ़ गया। कुल मिला के बार बार में कोशिश कहाँ कर रहा है, कम रिलक्टेंस के चक्कर में। तो वो बोलते हैं ना कि इधर को एक आपने कुत्ते को खड़ा कर रखा है और रोटी, तो वो आता ही रहेगा कि नहीं आता रहेगा, उससे भी तो काम है बेटा। ऐसे टीजी तो वर्क हो रहा है कि यहाँ